हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त गौरव ओझा। आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, क्लास 12 का सबसे पहला बेसिक और शुरुआती चैप्टर है। पढ़ते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इसका नाम क्या है? सबसे पहले नाम से पता लग रहा है, नाम है इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लास्ट में वर्ड आ रहा है स्टैटिक्स, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रुका हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि यहाँ पे स्टैटिक की बात कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो रुका हुआ है, इसमें रुके हुए चीज़ की बात हो रही है। तो वो क्या चीज़ है जो रुकी हुई है? वो है चार्ज। चार्ज बिहेव्स हुज आर रेस्ट, कि अगर हम चार्ज को रेस्ट पर रखते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट, देन इस चैप्टर का नाम होता है, इस टॉपिक का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब यहाँ पे बात करते हैं कि चार्ज होता क्या है, वो पढ़ेंगे। उससे पहले देखते हैं कि ये स्टडी का मतलब क्या है। स्टडी का मतलब क्या है कि हम एक चार्ज है हमारे पास, मान लीजिए चार्ज, इस चार्ज को हम इधर से उधर ले जाते हैं, हर जगह देखते हैं, तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, किस तरीके से वो बिहेव करता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज बेसिकली आपके पास Q इज इक्वल टू NE होता है, मतलब किसी भी बॉडी पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल जैसे मान लीजिए आपके पास घर है, तो घर की कोई दीवार है सपोज, तो ये जो दीवार होती है ये छोटे छोटे ईंटों से मिलके बनी होती है, छोटे छोटे ईंटों से, छोटे छोटे पत्थरों से मिलके बनी होती है। तो कोई आपसे पूछे कि इस दीवार का फंडामेंटल पार्ट क्या है, तो आप बोलोगे फंडामेंटल पार्ट जो है वो ईंट है, सीमेंट है और कुछ मटेरियल्स जो आपके पत्थर हैं, तो आप बोलोगे हमारे फंडामेंटल ये हैं। उसी तरीके से किसी भी बॉडी को हम कहें, मान लीजिए यहाँ पे है, तो इस बॉडी पर चार्ज है, तो चार्ज है का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कहते हैं चार्ज है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी बॉडी दैट इज कॉल्ड चार्ज। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ पे चार्ज कैसे क्या होता है, किस तरीके से उसको हम डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी थी। क्या है ये? न्यूट्रल बॉडी। अब न्यूट्रल बॉडी क्या होती है? न्यूट्रल बॉडी वो होती है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज रखता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें मतलब नेगेटिव में है उतने ही प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू प्रोटॉन्स। तो ये बॉडी होती है न्यूट्रल बॉडी, मतलब कि इसमें टोटल सम ऑफ चार्जेस, क्या? सम ऑफ चार्जेस इज जीरो। टोटल सम ऑफ चार्जेस मतलब पॉजिटिव प्लस नेगेटिव आपका होता है जीरो, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। क्या किए? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया। तो अब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के साथ साथ क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो थे वो कम हो जाएंगे और जो प्रोटॉन्स हैं वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब इसके पास कौन सा चार्ज बढ़ेगा? इसके पास बढ़ेगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आया। क्या आया? एक पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। क्या आया? ये एक पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडी, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब इस बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया सपोज, तो इस बॉडी ने दिया, सपोज मैंने इसको दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो देने पर क्या होगा? मान लीजिए पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके थे 5, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे? 5। अब इलेक्ट्रॉन मैंने एक दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
और नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो थे इसके बढ़ गए, और इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते हैं तो कौन सा चार्ज एक डेवलप होता है, वो चार्ज होता है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसे क्या बोलेंगे, इस बॉडी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें एक्सेस में है। किसमें है? एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे। मान लो एक न्यूट्रल बॉडी थी, उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल थे। मैंने क्या किया, मैंने उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन देने पर क्या होगा, चार्ज के साथ जाएगा। चार्ज कौन सा था? नेगेटिव। तो नेगेटिव जाएगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। प्रोटॉन तो सेम है, प्रोटॉन तो हम दे नहीं सकते, तो प्रोटॉन यहाँ पे क्या है? सेम है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन था वो एक बढ़ गया, यानी कि यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और सेम एज यहाँ पे हमने जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला था तो पॉजिटिव चार्ज आया था, और पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि कोई बॉडी मान लीजिए आपके पास न्यूट्रल है, ठीक है, एक न्यूट्रल बॉडी है, तो अगर हम इसके पास, ये न्यूट्रल का मतलब क्या है? इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने इस साइड कोई पॉजिटिव बॉडी लाई या नेगेटिव लाई, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लीजिए नेगेटिव वाला उधर चला जाएगा, पॉजिटिव वाला इधर आ जाएगा ना। इट इज अ ट्रांसफर। क्या होता है? इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, इट इज बाय ट्रांसफर। ये होता है, इट इज बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास ये फिनोमिना एक्टिवेट होता है, कौन सा पॉजिटिव चार्ज है और कौन सा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं हमारे पास चार्ज के टाइप्स कितने होते हैं। थोड़ा सा टाइप की बात कर लेते हैं। तो चार्ज हमारे पास होते तो दो ही टाइप के हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, जो कि आपने पढ़ा था, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, जो कि होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको हम सिंपली एसआई यूनिट में लिखते हैं कूलम के फॉर्म में। जैसे 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टैट्स कूलम। और इसकी जो डायमेंशन होती है हम लोग सिंपली लिखते हैं A × T। द मैक्सिमम यूनिट ऑफ चार्ज, मैक्सिमम क्या होती है? फैराडे। कितना हो सकता है? 96500 कूलम। द यूनिट ऑफ चार्ज हैविंग मैक्सिमम, दैट इज फैराडे। लेकिन हम एक बात यहां पे जान लेते हैं कि जो चीजें हम डिफाइन कर रहे हैं, हमारे पास एक नोट लिख लेते हैं। नोट क्या है? कि जो चार्ज होते हैं, तो कह रहा है कि द चार्ज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इन देयर इंटरनल अट्रैक्शन और रिपल्सन विद चार्ज ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाँ जी, तो हमारे पास कह रहा है कि चार्ज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इज देयर इंटरनल अट्रैक्शन रिपल्सन। हम किसी भी चार्ज के अंदर, मान लीजिए कोई एटम है, उस एटम के इंटरनल पार्ट में प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम इसके अट्रैक्शन रिपल्सन को काउंट नहीं करते ऐसा, जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। इसलिए हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना होता। हम डायरेक्ट ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है या एक प्रोटॉन है, उसके ऊपर एक दूसरे का चार्ज क्या है, ऐसे काउंट करते हैं। ये नहीं कि हम किसी एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, हाँ काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, पर ये जो होता है मूविंग होता है। इलेक्ट्रोस्टैट हमेशा किसके लिए होता है? चार्ज विच इज एज एट रेस्ट, यानी कि जो चार्ज रुका हुआ है उसकी स्टडी हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैट को। तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रेम में आ जाता है, ये मूव करता है, तो इसलिए हम इसको रेस्ट नहीं मान सकते, और प्रोटॉन रेस्ट पर रहता है। तो इन दोनों के बीच में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते नहीं हैं, बट इसलिए हम इसकी बात नहीं करते। हम एक अजम्पशन करते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक चार्ज रेस्ट पर है, दूसरा वाला रेस्ट पर है। हाँ जी, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बात कर ली, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है फर्दर वो हम लोग फंडामेंटल एज सच नहीं मानते। हमारे पास जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो हम लोग डिफाइन करते हैं क्वार्क्स के थ्रू।
का नाम होता है क्वार्क्स। क्वार्क्स होते हैं वो +e/3 और +-2e/3 होते हैं। हाँ जी, तुम्हारे पास होता है +-e/3 और +-2e/3। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ई का जो चार्ज होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम हमारे पास ये ई होता है। और ये फर्दर क्वार्क्स को हम डिवाइड करते हैं अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स। जो हमारे पास मिले हैं इनको हमने देखा है। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज ये होता है, मास जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो कितना होता है 9.11 × 10⁻31 kg। ठीक है, ये हमारे पास क्वार्क्स को फर्दर डिवाइड करने पर ये बनता है। और हमारे सिलेबस में क्या है, इन आवर सिलेबस इलेक्ट्रॉन का जो बेसिक है ना, इलेक्ट्रॉन का बेसिक रिपल्सन, बेसिक पार्टिकल जो है हमारे पास, फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि बात करते हैं न्यूट्रल की, तो हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडीज में हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया लाइक नेगेटिव चार्ज, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब मैंने अगर उसे इलेक्ट्रॉन दे दिया, अगर किसी न्यूट्रल बॉडी को मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा, और इससे अगर निकाल लिया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बस, और चार्ज निकालने का जो फॉर्मूला होता है Q = n × c। अगर नेगेटिव है तो माइनस क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए हम माइनस का यूज करते हैं। और ये माइनस साइन कब आता है, माइनस जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट, और इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो हमारे पास आता है पॉजिटिव। बोले तो Q = +n e। ये हमारे पास होता है। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कब आता है, पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है। नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी कि एक्सेप्ट करता है, तब आता है। अब बात करते हैं कि अ चार्ज बॉडी कैन हैव, एक चार्ज बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या क्या हो सकता है, चार्ज कितने हो सकते हैं, किसी बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कितने चार्ज होंगे। तो जो चार्ज काउंट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है +-ne। चार्ज को क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये +-ne, n क्या है, n इज अ इंटीजर। इंटीजर मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि किसी बॉडी पर 1.5 है, 0.5 इलेक्ट्रॉन से नहीं, हमेशा हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 या मल्टीपल। ये हो सकता है पॉसिबल, मतलब कि ये इंटीजर होना चाहिए, होल वैल्यू होनी चाहिए, हाफ नहीं। हम ये नहीं कहते कभी भी कि हमारे पास 2.5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, हमारे पास या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये 2.5 है या 3.5 है, यानी कि ये हमारे पास एक होल वैल्यू होती है, ये इंटीजर होता है। हाँ जी, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि चार्ज जो हमारा होता है, चार्ज इज कंजर्व, मीन्स चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज के चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज व्हाट एवर बी इट्स स्पीड। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, रेस्ट पर है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक बॉडी इसी को मैंने मूव करवाया किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड से, तब भी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन विल नॉट चेंज। मतलब कि जो चार्ज होता है, ये चार्ज का जो नंबर होता है, ये चीज़ें फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती। आपकी कोई भी स्पीड है, आप जाओ, ये चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा। दूसरा है हमारे पास एक्सेलरेशन। ये प्रॉपर्टी होती है कि कैसे, मान लीजिए हमारे पास चार्ज है, चार्ज जो है v = 0, मतलब स्पीड 0 है, ये कब है, ये रेस्ट पर है। जब चार्ज हमारा रेस्ट पर होता है तो एक रेस्ट चार्ज क्या क्या जनरेट करता है, तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो चार्ज होता है रेस्ट पर, तो रेस्ट चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। एक रेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट करता और EM वेव्स नहीं करता जनरेट।
लेकिन अगर हमने चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाया, इफ चार्ज इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट विल जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाई? बिकॉज इट हैविंग अ चार्ज। हाँ, तो चार्ज इसके पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही करेगा। साथ के साथ जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, मान लीजिए एक हमारे पास वायर है, इसमें चार्ज आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो चार्ज के साथ साथ मतलब इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा आई फ्लो होता है, करंट। और एक करंट कैरिंग वायर हमेशा जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड करेगा जनरेट। कब? जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। लेकिन हमारे पास ईएम वेव क्या होगा? ये जनरेट नहीं होगा। लेकिन एक्सेलरेट मोशन मतलब वेलोसिटी तो है, साथ के साथ ये एक्सेलरेट कर रहा, तो ये जब एक्सेलरेट का केस आता है तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा जनरेट, मैग्नेटिक फील्ड करेगा और ईएम वेव भी करेगा। तो हमारे पास ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। कैसे? क्योंकि हमारे पास जब मूव कर रहा है तो मूविंग के साथ साथ उसके पास एक चार्ज तो है ही, साथ के साथ उसके पास एक इलेक्ट्रिक करंट भी आ गया है। तो इलेक्ट्रिक करंट आ गया है, तो जब इलेक्ट्रिक करंट आ गया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएगी। लेकिन ईएम वेव कब जनरेट होता है? जब हमारे पास चार्ज एक एक्सेलरेट मोशन करता है, तब आपका ईएम वेव जनरेट होता है। ओके, थैंक यू। आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बात। थैंक यू।